बच्चों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू प्लैनेटो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का जो हिस्ट्री का चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ना, बट लेट्स मेक इट क्वाइट इजी। थोड़ा इजी करते हैं इसको और हम इसे समझते हैं। देखो होता क्या है, हमें हिस्ट्री हार्ड इसलिए लगती है बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होता है, जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपने रामायण देखी होगी है ना, लॉकडाउन में तो बहुत बच्चों ने देख ली। अब हमें रामायण के बारे में बहुत ज्यादा पता है बिकॉज वी हैव सीन इट। ठीक है, हमने देखी है और अब हमें उसके ज्यादातर चीजें पता है, तो हमें उतनी बड़ी रामायण भी आराम से याद है। सिमिलरली द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये भी एक कंट्री के नेशन स्टेट बनने तक की कहानी है। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी किस तरीके से यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है वो किस तरीके से एक नेशन स्टेट, उसके जो अलग अलग कंट्रीज थी वो किस तरीके से नेशन स्टेट्स में डेवलप हुई। ठीक है, वो पूरा डेमोक्रेटिक, वो आजाद कैसे हुआ था, इसकी ये बेसिकली स्टोरी समझ सकते हैं आप लोग। तो अगर हम इसे स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो वी विल कवर इट दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, दिस फर्स्ट पेज आपको आपकी बुक ने, अगर आपने बुक अपने पास रखी है और नहीं भी रखी है तो दिस इज योर फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, जिसमें कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पेंटिंग दिख रही है। ठीक है, दिस इज द पेंटिंग जो कि बनाई है फ्रेडरिक सोरियो ने। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ये फ्रेंच के रहने वाले एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में ये पेंटिंग बनाई थी। अब इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके इसलिए दिखाया गया है क्योंकि देखो फ्रेडरिक सोरियो जो थे ना, उनका एक ड्रीम था। He has a dream of the world made up of democratic and social republic। उनका जो सपना था उसमें जो कंट्रीज थी वो आजाद हो चुकी थी, वहां पे डेमोक्रेसी थी, वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट थी। ठीक है, मतलब बेसिकली रूल बाय द पीपल या फॉर द पीपल टू द पीपल। अब जो उनका सपना था उनको दिखाते हुए, ठीक है, जो उनकी सोच थी, जो उनका ड्रीम था, उनको दिखाते हुए ही हैज ड्रॉन अ पेंटिंग। अब इस पेंटिंग में उन्होंने क्या क्या समझाया है उसको समझते हैं। ठीक है, इन दिस पेंटिंग उन्होंने दिखाया है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 प्रिंट्स क्रिएट की थी, जिसमें से फर्स्ट प्रिंट की पेंटिंग आपके पास है। एंड दिस इज जिनका ड्रीम बताया था उन्होंने, द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये आपको मैंने बता दिया। फर्स्ट प्रिंट की बात करते हैं। उन्होंने बोला कि जो यूरोप और अमेरिका के आदमी और सारी औरतें जो हैं वो लाइन से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रही थी। ऑल द मेन एंड वुमेन्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका आर मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इस लाइन का जो मतलब है वो ध्यान से समझ लो, आपको हिंदी में मतलब समझ में आ गया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यहाँ पे है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये हमें बताती है कि जो ये कंट्रीज इसके पास आ रही हैं वो आजाद हो रही है। ठीक है, वहां पे नेशनलिज्म आ रहा है, वहां पे जो कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी आ रही है। तो जो ये सारी कंट्रीज जो ये लाइन से स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रही हैं, दैट इज शोइंग कि जो ये कंट्रीज हैं वो आजाद हो रही है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि सारी जो कंट्रीज है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रही है। फिर वो बताते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में शी हैज चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। फिर उन्होंने बताया है कि जमीन पे कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग पेंटिंग में, यहाँ पे और बुक में आपके पास और ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए हैं। ये जो पीसेस हैं वो हमें ये शो करते हैं कि जो पुराना जो रूल था इनके कंट्री पे, जो पुराना लोगों ने कब्जा कर रखा था या जो भी इनकी कंट्री पे राज था, अब वो खत्म हो चुका है। ठीक है, उनका कोई झंडा था, उनका कोई सिंबल था, वो सब उन्होंने फाड़ फूड़ के मतलब वेस्ट करके फेंक दिया। ये हमें शो करता है पुराना पूरा रूल खत्म हो चुका है। ठीक है, सोरियोस के यूटोपियन विजन में उन्होंने बताया कि जो लोग हैं हम वो अलग अलग नेशंस में बढ़ चुके थे। अब आप लोग बोलोगे अलग अलग नेशंस में कैसे बढ़ गए थे। नेशंस मतलब होता है अलग अलग राज्यों में बढ़ चुके थे। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में बढ़ चुके हैं। कैसे पता लगा सकते हैं हम, इनके झंडों से। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लैग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, यहाँ पे जो फ्लैग है ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द दीज फ्लैग्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, सबके फ्लैग्स जो है वो डिफरेंट है। तो ये अलग अलग फ्लैग दिखा रहे हैं हमें कि ये जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्रीज के बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट नेशंस।
तो सोरियो क्या बोलते हैं कि जो लोग थे वो अब अलग अलग नेशंस में बढ़ चुके थे, जो कि हम क्लियरली फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखो, यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बाय दिस टाइम। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट जो ये फ्लैग दिख रहा है ना आपको, दिस इज शोइंग कि यूनाइटेड स्टेट और जो स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जा चुके हैं। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जा चुके हैं, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी आजाद हो चुके थे। दे आर ऑलरेडी अ नेशन स्टेट। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो फ्रांस था, जो फ्रांस है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ एकदम, मतलब वही है जो अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ पहुंच रहा है। इसका मतलब जो फ्रांस है अब वो आजाद होने जा रहा है। फ्रांस के बाद वी हैव जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड आजाद हो चुका है, नेशन स्टेट बन चुका है। फ्रांस जो है वो अभी तुरंत पहुंचा है नेशन स्टेट बनने, मतलब वो भी अब नेशन स्टेट बनेगा। फ्रांस के बाद वी हैव जर्मनी। जर्मनी जो था, है ना, जर्मनी वियर्स रेड ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी का झंडे का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हाउ इज देयर फ्लैग। उस समय तक जो जर्मनी थी ना, जर्मनी के जो लोग थे वो अभी तक एक स्टेट में नहीं थे, ठीक है, दे आर नॉट इन द यूनाइटेड स्टेट, वो अभी तक एक साथ नहीं थे। लेकिन उन्होंने बोला कि उनकी आशा थी, उनका मानना था कि ये लोग एक साथ आएंगे एंड दे विल फॉर्म अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जर्मनी का अपना खुद का एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जर्मनी के सारे लोग एक साथ बैठ के, मतलब देखो, यूनाइटेड स्टेट जो था, स्विट्जरलैंड जो था, फ्रांस जो था, दे आर ऑलरेडी अ स्टेट, वो कंट्री एक तरीके से बोल सकते हैं हम, वो ऑलरेडी थे। लेकिन जो जर्मनी था ना उस समय पे, वो अभी भी एक कंट्री, एक नेशन नहीं था। क्यों नहीं था? देखो, जर्मनी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जहाँ पे लोग जो है वो जर्मन बोलते हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, जहाँ पे लोग जर्मन बोलते थे वो पूरा नेशन जो है उसको जर्मनी बोलते हैं। तो जो सोरियो थे, फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने बोला कि जितने भी जर्मन बोलने वाले लोग हैं वो एक साथ आएंगे और वो एक नेशन स्टेट बनाएंगे जिसमें कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था या मानना था उनका। उसके बाद जर्मनी के बाद पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टूसलेस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, दीज आर द कंट्रीज जो कि इनके बाद थी। मतलब ये सब भी धीरे धीरे क्या होने वाले थे, नेशन स्टेट बनने वाले थे। दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या कर रही है, लोग मार्च करके क्यों आ रहे हैं, कौन सी कंट्री आजाद हो चुकी है, कौन आजाद होने जा रही है और कौन सी कंट्रीज उसके बाद में। इतना हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। चलो, उसके बाद इस इमेज में ना हर चीज का एक मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर देखो, यहाँ पे बहुत सारी परियां, बहुत सारे गॉड, क्राइस्ट, सेंट्स, ये सब दिख रहे हैं। फ्रेडरिक सोरियो बोलते हैं कि यहाँ पे जो क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स है, वो यहाँ पे जो सीन है यहाँ पे वो उसका सबूत, गवाह बोलते हैं ना कि दे आर गिविंग द ब्लेसिंग्स टू देम। तो वो यहाँ पे इस सीन में वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो इस पूरी चीज के गवाह हैं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, दैट इज हैपनिंग। सो वो बोलते हैं हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, और ये आर्टिस्ट ने यूज किया है ये बताने के लिए फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स का भी काम समझ में आ गया कि उनको पेंटिंग में क्यों दिखाया गया। नेशन स्टेट्स होता क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट मतलब होता है जहाँ पे पूरी जनता, सिर्फ राजा नहीं, पूरी जनता जो है वो एक दूसरों को एक जैसा समझे, ठीक है, उनको ऐसा लगे कि हमारी जो हिस्ट्री है, हम जो लोग हैं, हम सब एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास का कोई मॉनिटर है, तो आप और वो मॉनिटर, आपको कभी भी लगेगा कि वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, यू विल ऑलवेज बीइंग वेरी डिस्टेंट फ्रॉम हिम। तुम्हें अपने दोस्त ज्यादा प्यारा लगेगा मॉनिटर से, तुमको कह रहे हैं यार वो तो मॉनिटर भी क्या बहुत एटीट्यूड आ गया उसमें, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या बोलते थे उस समय पे कि जो कॉमननेस होने का मतलब होता है कि हम सबको एक जैसा देखें, ठीक है, सबको एक नजरिए से, दैट वी ऑल आर सेम। और ये जो कॉमननेस थी, जो ये एकता थी, लोगों के मन में जो ये सोच थी दैट वी आर इक्वल। हमारी कंट्री में भी क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था तो उस समय भी तो हम लोग एक साथ नहीं थे ना। क्यों नहीं थे? क्योंकि हम लोगों को लगता था कि हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग अलग स्टेट में रहते हैं, इसलिए हम अलग हैं। लेकिन
लोगों ने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लड़ाई की, हमें समझाया कि हम एक है, और इस तरीके से हमारी कंट्री आजाद हुई। तो उसी तरीके से जो यूरोप था, है ना, उसमें भी जो स्ट्रगल किया गया, उसमें जो लोग थे वहां के, जो नेशनल्स थे, उन सब ने लोगों के मन में कॉमननेस की भावना लाई कि हम सब एक हैं, हमारे सारे प्रॉब्लम्स एक है ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स एक है, हम सेम जगह रहते हैं, भाषा थोड़ी बहुत तो सबकी चेंज होती है, बट वी ऑल आर सेम। ठीक है, तो दिस इज हाउ कॉमननेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, लोगों के बीच में एकता की भावना आई। नेक्स्ट वी हैव, सो दिस इज अ जनरल इमेज विच आई हैव ड्रॉन। ठीक है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था फॉर द अश्योरेंस कि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड के ऊपर क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। क्राइस्ट सेंट्स ऑफ एंजल जो थे वो यहाँ पे सीन के दर्शक थे, और वी कैन कॉल इट, वो अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग दे रहे थे सीन में। उसके बाद यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखा रखी है, जिनके एक हाथ में टर्च ऑफ इनलाइटमेंट है एंड दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है। जमीन पे जो ये टुकड़े पड़े हुए हैं वो हमें बताते हैं कि ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, जो पहले यहाँ पे जो रूल था उसके पड़े हुए बचे कुछ टुकड़े हैं, मतलब वो रूल खत्म हो चुका है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यूएस जो है वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस जो है वो अभी तुरंत पहुंचा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, या फिर अभी पहुंचने वाला है, मतलब वो अभी आजाद होने वाला है। जर्मनी जो है वो उससे पीछे है, और उसके बाद यूरोप और अमेरिका के और भी बाकी की कंट्रीज हैं। ठीक, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में देखो, फ्रांस में जो 19th सेंचुरी का टाइम था, उस समय पे बहुत कुछ बदल गया है ना। वहां पे अचानक से तो नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग शॉर्ट वॉर्स, बहुत सारी चीजें थी जो इनके बीच में हुई थी। तो 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है वो अचानक से एक फोर्स की तरह आ गया, जिसने कि पूरे यूरोप के मेंटल और पॉलिटिकल सिस्टम को हिला दिया, है ना। वहां पे जो रूलर्स था, जो राजा का पूरा रूल वगैरह था, जो पावरफुल रूलर्स थे वहां पे, उन सबको हटा दिया, है ना। वहां पे राजा नहीं हुआ करते थे यूरोप में, दे हैव रूलर्स। वहां पे ना थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप का कहीं कहीं रूल था, कहीं देयर आर डिफरेंट रूल्स एवरीवेयर। सो वो सारे रूल्स हट चुके थे। मेंटल वर्ल्ड में चेंज कैसे हुआ भाई? लोगों की सोच पहले थी कि हम सब एक नहीं है, वो मुझसे दूसरा है, वो मेरे से अलग है, बट दिस ऑल गेट चेंज। लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ, हम सेम हैं, हमारी परेशानियां सेम हैं, तो हमें इससे लड़ना भी सेम तरीके, मतलब एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि बाद में पूरे जो यूरोप थे उसमें नेशन स्टेट बनना शुरू हुए। जो एम्पायर्स थे एम्पायर्स जो थे रूलर्स के, दे ऑल डिस्ट्रॉयड, सब खत्म हो गया। उसकी जगह नेशन स्टेट आने लगे, मॉडर्न स्टेट्स बनने लगे। ये सब भी समझेंगे आगे। यहाँ देखो, इसमें बताया गया आपको कि 19th सेंचुरी में यूरोप में क्या चेंजेस आए थे नेशनलिज्म की वजह से। ठीक है, तो आपने यहाँ तक समझ लिया। यहाँ तक हुआ क्या था, वो जो पेंटिंग थी, इस पैराग्राफ तक आपको सिर्फ उस पेंटिंग को एक्सप्लेन किया गया कि उस पेंटिंग में क्या क्या हुआ। उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, देखो 19th सेंचुरी के आने के बाद जो नेशन स्टेट्स थी वो बनने लगी थी मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह। यहाँ देख सकते हो आप कि उसके बाद हुआ क्या था कि नेशन स्टेट्स आने लगे थे मल्टीनेशनल डायनेस्टीज की जगह। मॉडर्न स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसके हिसाब से एक सेंट्रलाइज पावर होगी और उसी के हिसाब से पूरी कंट्री को गवर्न किया जाएगा। इसका मतलब कि जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो सबके लिए एक जैसे होंगे, जिससे क्या होगा, लोगों में कॉमननेस भी रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम किसी को फेस करनी नहीं पड़ती थी। और नेशन स्टेट जो था वो क्या था, बट द नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ सिटीजन एंड नॉट ओनली। अब देखो नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट एक ऐसा मतलब स्टेट है जिसमें कि जो लोग हैं, जो जनता है नॉर्मल, ठीक है, वो आपस में ऐसा फील करें कि दैट वी आर इक्वल, है ना। जो भी आपको नेशन स्टेट समझाया, नेशन स्टेट मतलब ये नहीं कि कंट्री में जो रूलर है उसको लगे अरे हाँ ये पूरी कंट्री मेरी है, वो नेशन स्टेट नहीं है। नेशन स्टेट का मतलब है दैट ऑल द पीपल्स इन द स्टेट दे फील लाइक दैट वी शेयर कॉमन थिंग्स। ठीक है, हमारी जो चीजें हैं हम कॉमन है एक दूसरे के साथ, हमारे दुख कॉमन है, हमारे सुख कॉमन है, समथिंग। ठीक, और ये जो कॉमननेस थी वो अचानक से तो आई नहीं थी। इस कॉमननेस के लिए लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, इस कॉमननेस के लिए लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल किए थे, उसके बाद ये कॉमननेस आई थी। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन वाज वेरी शॉर्ट एंड वेरी गुड। ठीक है, मैंने थोड़ा लंबा स्किप कर लिया होगा, लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि आपको फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग समझ में आ जाए। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग इस साल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यू विल हैव योर 2 टर्म्स एग्जामिनेशन, जिसमें से फर्स्ट यू ओनली हैव योर MCQ, और MCQ तो पता ही है भाई, कुछ भी आ सकता है ना। तो जस्ट लर्न ईच एंड एवरी लाइन प्रॉपरली।
सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा बच्चों फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग आपको मैंने सबसे समझा दी अच्छे से। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बाद बस हमने ये पढ़ा और कि 19th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए थे। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। थैंक यू बच्चों, होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई हो। ओके तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और प्लीज आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है।